योग सूत्र के पातंजल योग सूत्र के समाधि पाद पर। तो आज हम समाधि पाद के 44वें सूत्र को समझेंगे। 44वें सूत्र में पातंजल ऋषि क्या सूत्र बता रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। उस गहरी व्याख्या को चक्रवर्ती सम्राट अशोक का बनाया हुआ लौह स्तंभ है जो आज भी स्थित है और दिल्ली में चार मीनारा के पास यह स्थित है। और साथियों, ये लोहे का है। इसके विषय में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये अपने आप में एक रहस्य है। अपने अंदर बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं धातु विज्ञान के, और उस धातु विज्ञान को आज तक हमारा आधुनिक साइंस नहीं जान पाया है। तो साथियों, ये 1600 वर्ष पुराना लौह स्तंभ है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है योग सूत्र के पातंजल योग सूत्र के समाधि पाद पर। तो आज हम समाधि पाद के 44वें सूत्र को समझेंगे। 44वें सूत्र में पातंजल ऋषि क्या सूत्र बता रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। उस गहरी व्याख्या को आओ समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले समझते हैं पातंजल ऋषि क्या सूत्र कह रहे हैं। अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया विख्याता। तो साथियों, इस सूत्र के अलग अलग शब्दों के हम अर्थों को समझते हैं, फिर इसकी गहरी व्याख्या को समझते हैं। तो पहला शब्द पातंजल ऋषि जो प्रयोग कर रहे हैं, यानी पिछले सूत्र में सवितर्क समाधि के विषय में बताया, निवितर्क समाधि के विषय में बताया, समापत्ति के विषय में बताया। तो उन तीनों विषयों को यहां पर ऐत्या एव के शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। तो यहां पर इन तीनों विषयों को समझना चाहिए। सविचारा निर्विचारा चा। तो यहां सविचारा निर्विचारा चा का हम इस शब्द का अर्थ समझेंगे। और इस शब्द का अर्थ है यानी सविचार और निर्विचार। सविचार और निर्विचार ये दोनों वही अवस्थाएं हैं जो सवितर्क और निवितर्क की हैं। शब्द अलग है, अर्थ एक ही है, सविचार और निर्विचार। तो सविचार के द्वारा और निर्विचार के द्वारा सूक्ष्म विषय व्याख्याता, यानी सूक्ष्म विषय व्याख्याता यानी सूक्ष्म विषयों को समझना, सूक्ष्म विषयों को समझने वाली स्थिति। अब निवितर्क समाधि में जो अब तर्क नहीं है, तर्क पूरी तरह समाप्त हो चुके होते हैं। जो भी विषय सामने प्रत्यक्ष होता है उसका पूरा ज्ञान होता है, पूरी व्याख्या के साथ, पूरी डिटेल के साथ उसका ज्ञान होता है। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों के विषय में बताया, हमारे हर प्लैनेट के विषय में बताया, कौन सा प्लैनेट कहाँ स्थित है और कितनी गति पर है, कितनी दूरी पर है। ये सारी गणना हमारे ऋषियों ने समाधि की निर्बीज अवस्था में, निवितर्क समाधि की अवस्था में जानी। और सिर्फ ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं है ये ज्ञान। इस ज्ञान को हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड के अलावा हर सूक्ष्म विषय के सूक्ष्मता को जानने में किया। और ऐसे सूक्ष्म विषयों को हम समझेंगे, हर वीडियो में जानेंगे। बहुत कुछ रहस्यमयी, कुछ ज्ञानमयी जानकारी, कुछ विज्ञान की, कुछ ब्रह्मांड की, कुछ धातु विज्ञान की। तो आज धातु विज्ञान से समझते हैं सूक्ष्म विषय जो हमारे ऋषि काफी पहले जान चुके थे।
जिनको आज का हमारा आधुनिक साइंस आज तक नहीं जानता है। सामने है लेकिन फिर भी जान नहीं पाता। काफी रिसर्च हो रही है, काफी शोध हो रहा है, लेकिन हमारे आधुनिक साइंस ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। अभी अगर हम अशोक स्तंभ के बारे में बात करें, ये वही अशोक स्तंभ है जिसको कि हमारे इंडियन रुपीज पर, भारतीय रुपए पर अशोक का जो स्तंभ का चिन्ह है, जो महाराजा अशोक ने, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का बनाया हुआ लौह स्तंभ है, जो आज भी स्थित है और दिल्ली में चार मीनारा के पास यह स्थित है। और साथियों, ये लोहे का है। इसके विषय में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये अपने आप में एक रहस्य है। अपने अंदर बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं धातु विज्ञान के, और उस धातु विज्ञान को आज तक हमारा आधुनिक साइंस नहीं जान पाया है। तो साथियों, ये 1600 वर्ष पुराना लोहा स्तंभ है, 1600 साल पुराना ऐसा लोहा जिसमें कि 1000 साल के अंदर में आज तक कभी कोई जंग नहीं लगी है। किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह से कोई जंग का एक निशान भी इस लोहे के ऊपर नहीं मिलता। और ये लोहा आज तक पूरी तरह सुरक्षित है, जैसे कि आज ही बनाया गया हो, आज ही निर्मित किया गया हो। साइंस ने बहुत सारे प्रयोग किए कि इस तरह के लोहे का निर्माण कर सकें कि जिसमें जंग रोधी हो, कभी कोई जंग ना लगे, हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन आज तक ऐसी कोई धातु हमारा आधुनिक साइंस नहीं खोज पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने शोध किए और इसमें पाया कि इसमें सल्फर, मैग्नीज और फास्फोरस, इन तीनों की मात्रा इस लोहे के अंदर है। इनके मिश्रण से ये बनाया गया है, और उसका क्या अनुपात है, क्या प्रतिशत है, ये आज तक हमारा साइंस समझ नहीं पा रहा है, जिससे कि ऐसे लोहे का फिर से कोई निर्माण कर सके, निर्मित किया जा सके। उस बैलेंस को, उस परसेंटेज की बैलेंस को सही रूप से समझ पाना आज भी आधुनिक साइंस के लिए एक चैलेंज है। यही कारण है कि अशोक स्तंभ की सटीकता के साथ इस लोहे का निर्माण किया जा सके। और यह सब संभव हुआ ध्यान की उस गहरी अवस्था में, हमारे ऋषियों की ध्यान की उस गहरी अवस्था में, जहां ऋषि निर्बीज समाधि कह रहे हैं, निवितर्क समाधि कह रहे हैं, जहां पर विषय स्वयं बोलता है, विषय अपने बारे में स्वयं बताता है। यही विषय हम इस तरह से समझ सकते हैं। हमारे देश में जो पहले वैद्य हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होते थे, वो वैद्य महान योगी हुआ करते थे। सामान्य व्यक्ति वैद्य नहीं होते थे, और वो इतने निपुण होते थे कि समाधि की अवस्था में, गहरे ध्यान की अवस्था में, वो वनस्पतियों से उनके सूक्ष्म तत्वों को जानते थे। जब वो उन वनस्पतियों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते थे, तो उन वनस्पतियों के गुणों को, और वो हमारे लिए, मानव जीवन के लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं, वो तत्क्षण जान जाते थे। आपने हकीम लुकमान का नाम सुना होगा, जो कि मुसलमान थे लेकिन एक उच्च स्तरीय योगी भी थे। और बहुत सारे मुसलमान योगी हुए हैं जिन्होंने योग की अनंत ऊंचाइयों को छुआ है। तो योग की उस अवस्था में जितनी भी हमारी आयुर्वेद की दवाइयों की, आयुर्वेदिक औषधियों की खोज हुई है, वो सब समाधि की गहरी अवस्थाओं में हुई है। तो यहां पर पातंजलि ऋषि उसी स्थिति के बारे में बता रहे हैं, जहां कोई विचार नहीं रहता। जब साधक एक विषय पर स्थिर होता है, तो वो विषय अपने अर्थ खोलने लगता है।
जैसे कि एक फल के अंदर उसका बीज होता है और बीज के अंदर फल होता है। एक छोटे से बीज के अंदर पूरा वृक्ष होने की संभावना होती है। तो एक बीज अपने अंदर एक वृक्ष छुपाए होता है, उसको ध्यान की गहरी स्थितियों में देख सकते हैं। और साथियों, वह बीज वृक्ष बन सकता है, यानी आप भी बीज हैं, बीज से वृक्ष बन सकते हैं अगर ध्यान की इतनी गहरी अवस्थाओं में जा सकें। तो साथियों, इसके लिए आपको मेडिटेशन का, प्राणायाम का, इन सभी चीज का अभ्यास करना चाहिए। आपकी बुद्धि का स्तर सूक्ष्म और सूक्ष्म होता चला जाएगा। आपके भौतिक जीवन में भी इसके लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आप अधिक नहीं कर पाते हैं तो कम करिए, कम के भी बराबर लाभ मिलते हैं। उतने नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ लाभ मिलेंगे ही। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड शार्प होने शुरू हो जाता है, आपकी बुद्धि तीव्र होने लगती है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मेडिटेशन और ध्यान, प्राणायाम, पॉजिटिव थिंकिंग, स्वाध्याय, ये सब चीजें करना आवश्यक है। साथियों, आज का वीडियो आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया होऊंगा। फिर भी समझने से कुछ चूक हो गई हो, समझाने से कुछ चूक हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं सभी के जवाब देता हूं। तो और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें, इस ज्ञान का जो कि वर्षों से चला आ रहा है। आज का ज्ञान नहीं है ये हजारों वर्ष पुराना ज्ञान है जो कि आज लोग भूल चुके हैं। इसे घर घर तक पहुंचाना आप लोगों का कार्य है। तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में अनंत विकास करते हुए आध्यात्मिकता के अनंत शिखरों को छुएं। इस अभिलाषा और कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।